उसकी जनरल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उसके मेन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। और This is how we do survey. I am asking about why we do survey. What's the purpose of doing survey? Survey strategy. इस चैप्टर या पैराग्राफ को पढ़ने से पहले हम उसके मेन पॉइंट जानने के लिए सर्वे करते हैं, उसके अंदर दिया क्या गया है, राइटर हमें इसके बारे में क्या बताता है, राइटर के ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं, ताकि हम इसके चलो मेन ठीक है, पॉइंट जान अहमद सकें। सुल्तान आप बताएं मुझे, why survey is done? मैम, सर्वे में हम टाइटल्स वगैरह रीड करते हैं, जो आउटलाइंस होती हैं उन्हें देखते हैं, और इसमें से खुद से क्वेश्चन वगैरह बनाते हैं, और हर एक पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। और इसके अलावा मैम जो बोल्ड हेडिंग्स होती हैं उन्हें पढ़ते हैं, और इसके अलावा साथ कुछ डायग्राम्स वगैरह दी होती हैं तो उन्हें देखते हैं। उनका मतलब मेन ये है कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका एक मेन आइडिया गेट करने। अच्छा, मुझे आपसे याद आया, आपने मुझे कुछ मैसेजेस किए हुए थे, क्या क्या थे वो, किस चीज की समझ नहीं थी आई आपको? अहमद मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैम, वो एक तो ये था कि गाइड क्वेश्चन, वो एक जगह पर लिखा हुआ था तो उसकी समझ नहीं आ रही थी, तो वो स्क्रीनशॉट आपको सेंड किया था। मैं चेक करती हूँ। और दूसरा, मानूर आपने मुझे भेजी नहीं है अटेंडेंस। आप ऐसा करो, आप फहद को भेजो, उसे कहो मुझे भेजे। अच्छा जी, मैं अहमद का खोलती हूँ, ये अहमद ने क्या मुझे आर डूइंग एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ योर कॉम्प्रिहेंशन। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं। If you are reading and you are not comprehending anything, then that reading is for no use. उसका कोई फायदा नहीं है। And for better understanding, you have to put questions on whatever you are reading. ये जो है अहमद, ये एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है एक हेडिंग की। हेडिंग इज लैंग्वेज सिंबलाइजेज रियलिटी। दिस इज द हेडिंग। अब उस पे तीन तरह के क्वेश्चंस यहाँ आपको दिखाए गए हैं। दैट हेडिंग इज लैंग्वेज सिंबलाइजेज रियलिटी। So you can ask a question from yourself, what does it mean to say language symbolizes reality? कि इसका मतलब क्या है? Then you can make a question out of this heading. How does the nature of language affect our verbal messages? You can also have a question, why does language symbolize reality? तो ये एक टॉपिक है, एक हेडिंग है जिसको लेके आपको क्वेश्चन दिखाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपने हेडिंग्स या सब हेडिंग से क्वेश्चंस बनाने हैं। So this is just an example that how you have to make questions from the headings. Now you have to this slide tells you why question. क्यों questions आपने देने हैं? Questions के बगैर नहीं पढ़ा जा सकता। आप तो बचपन से ऐसे ही करते हैं ना, without putting any question to any heading or subheading you are reading. So why it is important to put questions? So this is the answer to this question. Questions are important to stay focused. They are important to give purpose to your reading and they also create interest. जब आप questions put करते हैं, you make questions out of heading and subheading. So these are the three things that are important. You stay focused, it gives purposes to your reading and also it creates interest in your reading. आपकी reading जो है वो interested रहती है। अब ये मैं कर रही हूँ यहाँ पर stop, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि इस पॉइंट को आप लोग रीडिंग करें, इसको समझें, फिर मैं इससे आगे आपको लेके चलती हूँ। ठीक है, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। 5 मिनट में इसको अंडरस्टैंड करें एंड देन आई विल कम बैक टू यू एंड आस्क यू about it, about your understanding that how you have comprehend this point. 5 minutes question के बारे में। What is your understanding of the question? GR आपका नाम माहनूर शबीर।
हाँ जी, मैं आपका नाम सेव कर रही हूँ। एक और क्लास की है, उसके भी जीआर का नाम यही है, मान हो रही है, कंफ्यूजिंग दोनों आप हो। हाँ, अब दोनों का मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आयजा बताएंगी आप? बाकी तो बहुत नालायक आपकी साबित हो रही है क्लास। मैम क्या बेटा अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ाया आपको। दिस क्वेश्चन इज मैम पार्ट। दोबारा repeat करते हैं वो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सुमैरा जी बताएंगी? जी मैम। जी बताएं। मैम हम एक चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम उनकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को जब पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं जो कि हमें मजीद पढ़ने के लिए आगे इंटरेस्ट भी पैदा करते नहीं, हैं। हमारे और माइंड में चले पढ़ने के दौरान आते हैं, लेकिन ना भी आए तो आपने बनाने हैं ये क्वेश्चन माइंड में, ये लेके आने हैं। दीज आर इम्पोर्टेंट। यस मैम। जी वो किस तरह के क्वेश्चंस हैं? और वो क्वेश्चन है कि आस्क व्हाट, आस्क हु एंड आस्क व्हाई एंड आस्क हाउ। ठीक। और क्यों हम क्वेश्चन करते हैं वो इसलिए क्योंकि इससे एक तो हमारा हम फोकस्ड रहते हैं, इसके अलावा हमें एक पर्पस मिलता है और हमारा इंटरेस्ट पैदा होता है। इंटरेस्ट कायम रहता है। ठीक है, कोई जी। और बताए? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी ईशा। मैम ये मीन्स के सर्वे में सेकंड जो स्टेप है वो हमारे पास क्वेश्चनिंग करने का होता है, यानी जब हम सर्वे कर रहे होते हैं तो हम सब हेडिंग्स और हेडिंग्स को क्वेश्चंस में चेंज करना होता है। ये कंपल्सरी है, मतलब ये इम्पोर्टेंट होता थर्ड है। है, थर्ड है, ये थर्ड है जी। ये एसोसिएटेड है आपस में। सॉरी मैम, थर्ड। और ये बिफोर एक्चुअल रीडिंग के ये किया जाता है। ठीक है, अभी रीडिंग आपकी जी स्टार्ट नहीं है, रीडिंग आपकी होनी है स्टार्ट अभी, जब मैं आपको थर्ड अब ये करवाऊंगी रीडिंग स्ट्रेटजी का पार्ट, अभी जी स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो इसमें आपको। जी जिम्ना। मैम अभी एक क्वेश्चन रहता था। जी यहाँ मैम हाथ खड़ा किया हुआ। जी जी बताएं। ये गिव्स पर्पस, ये किस तरह, मतलब किस चीज का पर्पस हमें देता है? देखिए ना, आपकी स्टडी को पर्पस मिलता है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। जी ठीक है। ठीक है, आप क्वेश्चंस पुट करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने ये रीडिंग किस लिए की है। आपका कोई मकसद है तो रीडिंग करें, या बगैर मकसद के ही पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जी। थैंक यू मैम। जी बेटा, जमना ने कुछ पूछना था। जमना बोले आप। जमना यू कैन आस्क क्वेश्चन। हाँ मैम, आपने पूछा था तो बस वही बताना था कि हाँ जी बताएं बताएं जरूर। मैं तो we- बल्कि आपकी क्लास से डिसअपॉइंटेड हूँ कि कोई बोलता नहीं है। आई एम हैप्पी इफ यू आर गोइंग टू से समथिंग। जी। yes ma'am, we make questioning from headings and subheadings and to guide our reading, and the questions are what, who, why, how, when, and where. And we make questions because from questioning we stay focused on our reading, and questioning give purpose of our reading, and questions create interest in our reading. ठीक है, शाबाश जी। और लोगों ने किया है, मिनाहिल हैं और मोहम्मद है। मोहम्मद के आगे मुझे नाम नहीं पूरा नजर आ रहा। जी मिनाहिल। मैम मैं वालेकुम बताऊं? मैम जी हम बताएं। क्वेश्चन जी करते बताएं। हैं हाँ मैम चैप्टर हेडिंग को सब हेडिंग में करते हैं क्वेश्चनिंग के लिए, और आस्क व्हाट, आस्क हु, आस्क व्हाई, आस्क हाउ, व्हेन एंड वेयर। और मैम हम क्वेश्चन इसलिए करते हैं स्टे फोकस रहने के लिए, गिव पर्पस, क्रिएट इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, ठीक है, शाबाश। और मोहम्मद। हाँ हाँ। मैम और ये सब याद रखें कि ये रीडिंग स्ट्रेटजी है, और ये रीडिंग से पहले का ये काम है जो हम कर रहे हैं। ओके मैम, आपने बताया था ना सर्वे इज अ स्ट्रेटजी, तो मैम क्वेश्चन भी स्ट्रेटजी है? जी बेटा, दिस इज द पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। हमने SQ3 आ रहा है ना, सर्वे क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड स्ट्रेटजी। और ये एसोसिएटेड है हमारे सर्वे के साथ ही। जब हम सर्वे कर रहे होंगे तो हमें जितनी भी हेडिंग्स और सब हेडिंग होंगी उनको हम साथ साथ उन पे क्वेश्चन भी पुट करेंगे। ओके, थैंक यू मैम।
ताकि जब आप रीडिंग करें तो उस रीडिंग के दौरान आपको उनके आंसर्स मिल सके और आपको उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपकी कम्प्रीहेंशन बेटर हो सके। चले मैं अब शेयर करती हूँ स्क्रीन और हम चलते हैं अब। ये क्वेश्चन हो गया और अस्यूम कि आप सबको समझ आ गई है, जिन्होंने बताया उनको तो आ गई है। चलें जी, अब है थर्ड स्टेप एंड दिस इज द मेजर स्टेप फॉर विच द होल 5 strategies are applied। 635, ये आप को क्या तकलीफ हो रही है? पहले तो मैं इसको जरा सही करूँ ना, आप लोगों को लगता है आपको पता नहीं चलेगा आपको कौन हो आप? मैम जी Ma'am, Muhammad was my name, Muhammad Dawood. So I wanted also to share my idea about questioning. Okay, you can. Ma'am, questioning is the key for gaining more information, and without it, interpersonal communications, it will definitely will be fail. So questioning is a fundamental for successful understanding in the class. And also questioning encourages students for engage with their work and between each others, and as well questioning helps the student to think out loud, and as well questioning facilitates learning through active discussion. And yes, you are right about questioning. You are taking it as a generalized questioning, that how you are talking about how questioning is important in communication. But here what we are doing is not about communication or the use of questioning or the importance of questioning in communication. It is not just about the strategy part of, it's part of strategy of reading. Because when you are reading, so SQ3R is a very famous strategy of reading. It is mostly suggested by very renowned educationists that when students are having problems with their study and they are not able to concentrate, they are not able to comprehend appropriately their reading. So this strategy is told to them that how by applying this strategy for their reading, they can make their reading very comprehensive. So this questioning is just about the questions, making questions out of the reading material, whatever you are reading. And we are discussing here about a chapter. We have taken it just an example that how a chapter we can read. So for reading a chapter, question, the second step in strategy is making questions, putting questions out of different headings and subheadings. Okay, ma'am, thank you. I think it's clear for you because you are not differentiating between questioning. You are talking about questioning and generalized. We are not here talking about generalized form of questioning, just as you are talking about survey that is used obviously in research work. Survey has specific qualities. There are specific things for survey, but that survey is not this survey. This is totally different. The survey, the question. So now I'm going to move towards the next, and I hope कि जिसने भी किया है दोबारा नहीं करेगा. If he believes in Allah, if he doesn't believe in Allah, do it. But this is the important step for which the whole this process is done. अब ये reading, this reading. In this reading, you read thoroughly from first word to the last word. You read each and everything. You read each word. And for this purpose, you must have a highlighter and a pencil in your hand. And this is going to end. ये आपका end हो रहा है. जी मैं आपको बता रही थी यही वो सारा प्रोसेस है जिसके लिए आप सब करते हैं. The whole strategy is done for the sake of reading. So in this step you have to read thoroughly.
हर चीज पढ़नी है, each and every word. And for that purpose, you must have, before reading, you must have in your hand a highlighter and your pencil. ये किस लिए होते हैं? For highlighting, for writing down some important information, some notes. So there can be rereading at some places. Rereading आपने obviously पूरी नहीं करनी है कि पूरा एक दफा पढ़ें चैप्टर, फिर दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा. No, you will read your chapter once, but you will reread some portions of the chapter जहाँ पर आपको किसी जगह पे कोई मुश्किल लगती है, कोई words मुश्किल लगते हैं, content मुश्किल लगता है, you cannot understand the words, you cannot understand the content, the meaning, so you can reread that part. It can be rereading for 2 times, 3 times, it's up to you. But you have to read each and every word of the chapter or of whatever text you are going to read. And whenever you're reading, you have to underline or highlight as the important aspects, the important points, the main points in the text. But important is that you are not going to underline each and every word. आपको लगता है कि सब कुछ ही important है, ऐसे नहीं है. सिर्फ you have to find out what is important and you will write down, you will highlight or underline those words or phrases or some कुछ भी हो सकता है. It can be anything. It can be date, it can be name, it can be word, it can be phrase. So why you are underlining, why you are highlighting? Because when you are going to read it again, आपने अभी तो एक दफा रीडिंग कर ली है, लेकिन दोबारा भी तो कभी पढ़ना है ना. तो जब दोबारा पढ़ेंगे, whenever you are going to, that will be a recall. That word will make you understand, remember the thing. मोहम्मद तलहा, अपना माइक बंद करें. That will make you recall each and everything that you have understood at that time. While reading, you also have to make notes in the margins. अब ये making notes जो है, इसके लिए जो next मैं आपको lecture दूंगी, उसमें making notes के बारे में ही है. आपको मैंने share भी कर दिया हुआ है. It is about making notes. To write down notes in the margins, और making notes पे proper एक मैंने आपके लिए lecture prepare किया हुआ है, तो वो lecture आपको इसके बाद वही दूंगी. इसमें आपको किस तरह से notes बनाने हैं वो सारा तरीका बताया जाएगा. For now आपको ये समझ होनी चाहिए कि notes भी लिखे जाते हैं when you are reading. इसके साथ साथ mark important text items. जितनी भी important text items हैं, जैसे dates हैं, names हैं, concepts हैं, key points हैं, आप उसको mark करेंगे. और मार्क करने के बाद यूज सर्कल, स्टार्स, एरोज एंड नंबर्स. उसमें आप उसको दिस इज यूज्ड के सर्कल आपने लगाया किसी एक चीज के ऊपर, और उसके बारे में जिसकी अपनी नोटबुक में जो नोट लिख रहे हैं, यू विल आल्सो मेक द सर्कल, सेम सर्कल, सो दैट कि आपको पता चल जाए कि ये चीज आपने इसके बारे में लिखी. या स्टार बना लेंगे तो स्टार उसके ऊपर भी बनाएंगे. In the text, you will make a star, and you also make a star in the notebook and write details about it in the notebook. That will facilitate to understand that this star is same. So this is the details that you have written down in the notebook is about that specific point in the text. You can write down with numbers or with arrows. It's for you, like how you think that will be feasible for you to understand afterwards, after reading. So that will be, you can go for that. जो भी आपको लगता है कि ये मेरे लिए समझना, ये मेरे लिए इसको याद रखना easy है, तो आप उसको कर सकते हैं. But for one time you have just to read it for thoroughly once. ठीक है, thoroughly आप अभी एक दफा ही पढ़ रहे हैं ना, तो आपने पहले प्रीव्यू में उसको thoroughly पढ़ा, और ना ही अब हम जब बाद में रिव्यू करेंगे उसमें thoroughly पढ़ना है. ये रीडिंग में thoroughly पढ़ा जा रहा है, and it is for the one time. अब रीडिंग की क्यों जाती है? Why you read? अब ये हम रीडिंग स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं. So why we are reading? So we are reading to gain information. We are reading to prepare for the lecture. We are reading for discussion. And we are reading to prepare for tests. So ये चीजें हैं जिसके लिए रीडिंग की जाती है. अब इसमें आपका जो रीडिंग रेट है वो डिफरेंट हो सकता है. आप जब एक रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड यू कैन नॉट रीड ऑन द सेम
फ्लो, आपका फ्लो में कभी स्लो होंगे, एट सम पॉइंट यू विल बी फास्ट। सो आपकी डिपेंड करता है कि किस तरह की। सो इफ यू feel that there is some difficulty in understanding, so don't be afraid, slow down होके उसको understand करें और understanding के बाद आगे बढ़ें। यानी कि वो जैसे हमारे कहा जाता है ना, अग्गा दौड़ते पीछा छोड़, वो नहीं करना है। You not reading is not just about to read. Reading is about reading with understanding. If understanding is not developed, then there is no use of reading. So reading में आपके किस तरह की रेट, आप देखें स्कैनिंग सबसे फास्टेस्ट रीडिंग है। इफ यू वांट टू फाइंड समथिंग यू कैन स्कैन, स्किमिंग भी है, बट यहाँ पर आपकी जो रीडिंग होगी दैट विल बी रीडिंग स्टडी एंड क्लोज और एनालिटिकल रीडिंग। ये क्लोज और एनालिटिकल रीडिंग वो रीडिंग है जो मैंने आपको जब कंप्रीहेंशन के लेवल्स कराए थे उसमें मैंने आपको सेकंड और थर्ड लेवल कराया था, दैट इज क्लोज और एनालिटिकल रीडिंग। इसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, वो मैं अब आपको इसके बाद कराऊंगी। अभी मैं आपको टाइम देती हूँ ताकि आप इसको समझ सकें, ठीक है। मिस अस्सलाम वालेकुम। हम इससे रीड थॉरली करेंगे, ईच एंड एवरी वर्ड को हम रीड करेंगे। हम अपने हाथ में हाइलाइटर और पेंसिल रखेंगे और जो मेन कॉन्सेप्ट स्टेट्स और की पॉइंट्स वगैरह होंगे हम उन्हें अंडरलाइन करेंगे और हम एक और हम इसके अंदर मिस हम नोट्स बनाएंगे मार्किंग, उसमें हम ये करेंगे कि जो की पॉइंट। सना अहमद आपकी इधर आवाज आ रही है। सना अहमद इज आउटसाइड करते हैं। उसके लिए इस मैम रीडिंग में हम थोरोली सारा कुछ रीड करते हैं। इस किस्म की रीडिंग में इसके लिए जरूरी होता है कि हमारे पास हाइलाइटर या पेंसिल हो ताकि हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स या इंपॉर्टेंट चीजों को नोट कर सकें। और मैम इसके अंदर जो है ना हम इंपॉर्टेंट आइटम्स वगैरह को जो से हाईलाइट कर सकते हैं सर्कल यूज करके, स्टार्स या एरो वगैरह यूज करके। और हमारा पर्पस इसको करने का सिर्फ थोरोली रीडिंग करना होता है वन टाइम। और रीड हम इसलिए करते हैं ताकि हम लेक्चर को प्रिपेयर कर सकें, प्रिपेयर हो सके टेस्ट के लिए और डिस्कशन वगैरह के लिए। और इसमें मैम हमारी रीडिंग टोन जो है ना वो वेरी करती है। अगर हमारे पास कोई डिफिकल्ट किस्म की आ जाता है क्वेश्चन वगैरह तो उसके लिए हम अपनी टोन जो है ना स्लो भी कर सकते हैं। इसको टोन नहीं पेस कहते हैं। जी मैम। चले ठीक है अहमद, अब नेक्स्ट बता दीजिएगा। अब हम आते हैं अबाउट फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप इज रिसाइट। ठीक है, अब आपने फुल रीडिंग कर ली है, यू हैव डन कंप्लीट रीडिंग। So the next step is to recite. अब recite क्या है? What does mean by recite? Recite means to say something out aloud. आप कुछ ऊंची आवाज में बोलते हैं। You speak something when you are reading. You read it with a loud voice. So that is called recite. It is also called recitation. कुरान मजीद की भी recitation करते हैं ना जब हम ऊंची आवाज में पढ़ते हैं। So after each section, what you have to do in your reading strategy is that after each section, you have to stop and test your comprehension. हर step पे, whenever you have completed one section, you will stop there. You will, after stopping, you will recite the answers to your guide questions. How you will be able to test your comprehension? By reciting the answers to your guide question. ये वो guide questions हैं जो आपने स्टार्ट में बनाए थे अपने लिए। These are the guide questions that you make when you were doing survey, and during the survey you make questions at each and every heading and subheading. So what you have to do, you have to recite the answers, and after that you have to write out your own answers. पहले तो वो क्वेश्चन आंसर्स होंगे ना जो कि आपको बुक में से या आपको किसी चैप्टर में से मिले। उसके बाद आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डाउन दोस इन योर ओन वर्ड्स। अब वर्ड्स वो यूज नहीं करने हैं, आपने वर्ड्स अपने वर्ड्स में आइडिया वो लेना है आंसर्स का जो आपने वहां पढ़ा। देन यू हैव टू राइट अ समरी और क्रिएट एन आउटलाइन, या कुछ भी कर सकते हैं। आइदर यू विल मेक अ समरी और आइदर यू विल मेक एन आउटलाइन, and you will write these notes. You can write them in a book or you can write them down on a paper. और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि ये जो चीजें आपने लिखनी है, you can create a 3 × 5
और 4 × 6 कार्ड्स, ये कार्ड्स भी हैं। अगर ये नहीं करना तो आप कार्ड्स के ऊपर लिख सकते हैं, दीज आर अ टाइप ऑफ फ्लैश कार्ड्स। और ये इसलिए होते हैं ताकि आपको बाद में इन चीज़ों की जो है वो उसको रिवाइज रिकॉल कर सके। अब जैसे आपका क्वेश्चन जो था वो आपके सर्वे के साथ चला था, इन द सेम वे रिसाइटेशन विल आल्सो बी डन विद द रीडिंग के साथ साथ चलेगी एट द एंड ऑफ एवरी सेक्शन। अब रिसाइट क्यों करते हैं? टू इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन, इट हेल्प्स यू टू रिमेंबर द मटेरियल। और रिसाइट कब करना है? इमीडिएटली आफ्टर रीडिंग ईच एंड एवरी सेक्शन, हर सेक्शन के बाद। अब ये नेक्स्ट है, ये मैं आपको इसके बाद कराती हूँ। अभी आप इसको समझें और समझने के बाद जी जी मिस हम हर सेक्शन को रीड करने के बाद उससे ऊंची आवाज में पढ़ते हैं, जिसे रिसाइट कहते हैं। और इससे क्या होता है कि हम अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को टेस्ट करते हैं। हम अपने गाइड क्वेश्चंस के आंसर्स दे के ऊंची आवाज में हम अपने आंसर्स अपने मतलब ऑन वर्ड्स में अपने अल्फाज में दे सकते हैं ना। उसके बाद हम इसकी समरी क्रिएट करते हैं, आउटलाइन क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम नोट्स बनाते हैं या फिर हम लोग इसे कार्ड्स 3x5 या 4x6 की डायमेंशन वाले कार्ड्स पे लिख सकते हैं। हम रिसाइट क्यों करते हैं? इससे हमारे कंसंट्रेशन मतलब इम्प्रूव होती है और हमें चीजें याद आ जाती हैं जो मटेरियल उसमें होता है। और ये हम लोग मतलब फौरन हर सेक्शन को पढ़ने के फौरन बाद रिसाइट करते हैं। ठीक है, और कोई? Someone else? मैम रिसाइट मीन्स टू से समथिंग आउट लाउड। एंड एक सेक्शन को जब हम पढ़ते हैं तो उसके बाद हम एक दफा रुक जाते हैं और देखते हैं कि हमने किस हद तक इससे समझ लिया है। तो इसके बाद जो हमारे गाइड क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स देते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनको हम अपने वर्ड्स में लिखते हैं और इस तरह हम नोट्स वगैरह बनाते हैं। तो और एक आउटलाइंस जो होती हैं उसे हम अपने नोट्स वगैरह पर लिख लेते हैं। जी, और कोई? बताएं आपको क्या समझ आई है? कुलसुम, आपकी आवाज नहीं आ रही। अरवा, आप बता दें। मैम इसमें हमने डिसाइड किया से समथिंग टू अल्लाह आल्सो कॉल्ड रिसाइटेशन। इसमें हम कॉम्प्रिहेंशन स्किल को गाइड करते हैं, फिर इसको एक समरी बना लेते हैं और एक पेज पर लिख लेते हैं। रिसाइटेशन जो होती है रीडिंग के साथ साथ चलती रहती है, ये हमारे इम्प्रूव आवर कंसंट्रेशन करती है। इसमें फ्लैश कार्ड्स होते हैं जिसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, राइट इंपॉर्टेंट थिंग्स, रिकॉल इंपॉर्टेंट मेमोरीज, मतलब फिर हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को इसमें लिख लेते हैं ताकि फिर हम उससे हमें पता चल जाए कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानूर। रिसाइटेशन कब की जाती है? हम ना
सेक्शन के बाद जरूरी होती है ये। जी, और हम डिसाइड करते हैं इम्प्रूव आवर कंसंट्रेशन के लिए, रिमेम्बर मटेरियल याद रखने के लिए, और रिसाइट मीन टू से समथिंग आउट लाउड, और हम अपने वर्ड्स में लिखते हैं और बाद में समरी। ठीक है बेटा, आवाज बंद होगी। हमना जी, हमना आपकी आवाज नहीं आ रही। हमना का पहले भी इश्यू था ये। जी फरजाना सुल्तानी, आपको क्या समझ आई, आप बताएं। वालेकुम अस्सलाम। Okay, as we know that the step 4 is recite, that means to say something out loud, and we have to stop after each section and test our own comprehension, and then recite the correct question that we made at first, and put write the answers and put it in our own words, and write the summary and create outline, and write notes. And why we recite? Because we improves our concentration and helps us that remember the materials. And when we recite, actually we recite after each section, we recite. ओके गुड। चलें अब मैं आपको नेक्स्ट करवाती हूँ। Now this is the last part. Review, and it is done after reading. So now we have read. हमने सारा पढ़ लिया है. We have gone through the whole text. So what you can do after reading, this is called review. So in review, what you do, you look at the headings and see what you can remember about each one. Now it is for your own understanding. So what you will do, you will just go to the heading and you will try to remember what was in that. What is your understanding about that? Here you can skim over underlined or highlighted words, because while reading you have highlighted so many things, you have underlined, you have make some notes. So in review, you will read or you will go through only the things that you underlined, that you highlighted, that you write down in your margin lines, or that you have marked. So the things that you have done while reading, so important things, now you can read in your review. And mostly you review before tests or before your examination, because you don't have enough time to read each and everything. So what you do, you only read the important things. You review. That is called review. So this is all about review. So after that, there are some things that are important about your important about the reading strategy. We have used the term highlighting or underlining. As I have told you before, that in highlighting or underlining, you are not going to highlight or underline each and everything. You have to be selective. You have to highlight or underline only the key points or the things that you think that when you are going to review, they are enough for you to read as a review. Writing in the margin. So what you can write down in your margin lines, only the summary of key points, not in details the key points, only the summary. Or there are some, if there are some comparisons, so you can make comparison of opposing points. Or you can also write down your own personal experience, but with the heading that is your own personal experience. Or you can also write down your potential test questions, that you can have this and this question from this part. So you can also write down that as well. So this is a strategy
This is a strategy for remembering new words. When you are going to read, you are obviously going to have a lot of new vocabulary, new words that you haven't gone through before. So what you have to do, this is the strategy, how you can. So first what you have to do, that while reading, when you find some new words that you haven't gone through before, so you will circle new words. First of all, what we will do, you will circle those words. Then you will find out the meaning in the dictionary or vocabulary. Then for remembering, how you can remember. The best thing to remember, to keep the thing in your mind, in the part of your long-term memory, is that create a visual image of the word. When you will visualize that word, that specific word, noun or a verb, then you will be able to keep it in your mind for a longer time. Just as there's an example of monarchy. Monarchy is a word. So that means rule by one person. So you can imagine someone wearing a crown and sitting on the throne and then having the power to rule the whole country. So that is monarchy. So incorporate the new word in your email or conversation. It means that use the new words while writing down emails or something else, or while talking to one another. Because if you use it, then these words will remain in your mind, and if you don't, then you are going to lose it. That's all about SQ3R. So I would again give you 5 minutes. So keep in your, read them, read all the, not only the review and the last 3 points, but also the overall, because I want to ask that what type of understanding you people have developed. So after that, I will go for ऐसे लग रहा है जैसे सारी क्लास सो गई है। जी ताबीर, बिल्कुल मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे सारी क्लास सो गई है। ओके ताबीर, मैं आपको म्यूट कर। जी मिस, इसमें हम लोग वो रिव्यू में हम हेडिंग देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ के बारे में याद है, और उसके बाद हम इस रिव्यू में हम अपने वो जो हमने अपने रीडिंग के दरमियान में अंडरलाइन किए होते हैं वर्ड्स और वो हाईलाइट किए होते हैं वो देखते हैं, और जो हमने नोट्स बनाए होते हैं वो भी इसमें हम उससे भी देखते हैं। और अगर हम और वो जो है न्यू वर्ड्स को याद रखने वाला, उसमें यह कि आप न्यू वर्ड्स को वोकैबुलरी जर्नल में देखते हैं और डिक्शनरी वगैरह में देखते हैं, और उसके वर्ड्स और उसको आप याद रखने के लिए आप उससे विजुअल इमेज बना लेते हो, उससे आपको याद रह जाता है। ठीक है। और ताबीर, अभी ताबीर ने नहीं बताया, एक और ने भी हाथ खड़ा किया हुआ था, हम ना, आई थिंक सो। मोहम्मद आसिफ 6341। मैंने आपको रिमूव कर देना मोहम्मद। क्वेश्चन आएगा जैसे मैंने पहले भी बताया था, यू कैन हैव अ क्वेश्चन, ओवरऑल क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन, long question about it, but SQ3Rs give a detailed discussion or discuss in detail about it. You can have a question about one point, just as about survey, about a question about reading, about recitation, about recite, about review. So आपको किसी के बारे में भी आ सकता है।
Now I'm going to start about next lecture, that is note taking. आपके पास इसकी आ चुकी हैं, मैं शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी आपके साथ. सो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ. जी मैंने जैसे आपको पहले बताया, I told you earlier, while reading you have to take notes. These notes are taking while reading, and these techniques are also used for note taking while taking lecture. आप टीचर कोई लेक्चर दे रहा है और उसके दौरान आपने नोट्स बनाने हैं या रीडिंग करते हुए नोट्स बनाने हैं, सो ये आपके मेथड्स उन दोनों के लिए यूज होते हैं. So number 1 is Cornell method, then mind maps and then outline. Time तकरीबन 3 मिनट हैं, तो उसमें मैं आपको सिर्फ एक ही जो है वो मेथड कराती हूँ, Cornell method of note taking. इस मेथड में, in this method you have to draw a vertical line on each page of notes. यानी जितने भी आपके नोट पेजेस हैं नोट्स के, उसमें आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, and on that line you have to take it on the margin of 1.5, यानी 1.5 इंच के फासले पर आपने वो लाइन जो है उसको ड्रॉ करना है. And this margin, this line will be from the left edge of the paper, यानी कि left hand से उसको रख के करेंगे. अब इस after that you will have 2 columns, one on the left hand and one on the right hand. Left hand वाला column जो होगा, it will be narrower, and the right hand column will be much thicker. So left hand column में you will write down keywords, clues and sample questions, and in the right hand column that have much space than the left hand column, so you will write down processes, concepts, definitions about the words that you have written down in the left column. So this is the Cornell method of note taking. Next one is the other one. So I will start it not now because time is just 1 minute. So मैं अब इसको बंद करके आपके साथ नया लिंक, स्क्रीन के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट. सो इसको इस तरह से किया जाता है कि ये दोनों तरफ कम्युनिकेट करे, और इसके लिए जो एक विजुअल पैटर्न है वो बनाया जाता है, ताकि जब रिकॉल किया जाए किसी भी चीज को, उसको देख के तो फौरन वो चीज रिकॉल हो जाए. और ये जो माइंड मैप नोट टेकिंग है, ये इनकरेज करती है डिडक्टिव रीजनिंग को. एक चीज ये याद रखिएगा कि आप ये जो नोट टेकिंग कर रहे हैं, ऑब्वियसली रीडिंग के दौरान कर रहे हैं या लेक्चर सुनते हुए तब कर रहे हैं, तो आपका ये हमेशा रिकॉल करने के लिए ही यूज किए जाते हैं कि जब आप उसको दोबारा पढ़ें तो आपके माइंड में वो चीज आ जाए. और ये जी, अब ये थर्ड पॉइंट था कि इट इनकरेजेस डिडक्टिव रीजनिंग. डिडक्टिव रीजनिंग ये होती है कि आप ऐसी इंफॉर्मेशन लेते हैं जिसमें आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं. जैसे आप कहते हैं कि आपकी जो आसमान से जो चीज ऊपर उठा आप फेंकेंगे तो वो नीचे ही गिरेगी. अब इसको जनरलाइज को आप किसी स्पेसिफिक पे भी कर सकते हैं कि अगर आप अपने हाथ में पेंसिल है वो ऊपर फेंकेंगे तो वो भी नीचे गिरेगी. दिस इज कॉल्ड, ये जस्ट एग्जांपल है डिडक्टिव रीजनिंग. सो इसको भी इनकरेज करती है जी. अब इसका तरीका बताते हैं, प्रोसीजर क्या होता है माइंड मैप में, किस तरह से माइंड मैप बनाई जाती है. इसमें सबसे पहले तो अपने पेपर को लैंडस्केप फॉर्मेट में कर लेते हैं, चौड़े रुख आपके सामने आ जाता है. और फिर आप लेक्चर लेते हुए या आप पढ़ते हुए मेन जो आपका पॉइंट होता है, मेन कॉन्सेप्ट होता है, वो सेंटर ऑफ, यू राइट डाउन द मेन कॉन्सेप्ट इन द सेंटर ऑफ द पेज. पेपर के सेंटर में मेन कॉन्सेप्ट लिखते हैं, एंड देन यू सर्कल इट. उसको लिखने के बाद उसको सर्कल कर लेना. नाउ आफ्टर encircling the major concept or main concept, what you do, you draw some lines and you associate the other concepts relating to the main concepts with that. So sun की तरह की एक shape आपके सामने आ जाएगी, sun like shape. That major concept is in the center, and the relating concepts, relating ideas, relating details are in the sides of that concept.
So for that purpose, you will only use keywords. Mostly you write only one word, and this word can be only noun or verb. That will only convey the basic information. Sometimes it is also said to use shorthand or abbreviations or symbols. अब ये जो abbreviations हैं ये आप अपनी भी बना सकते हैं, उसके लिए आपको आगे तरीका भी बताया जाएगा कि abbreviations आपने कैसी बनानी है. You can also color to organize, use colors to organize your mind map. You can also use some images and symbols. क्योंकि ये जो आप बना रहे हैं, the thing that you are doing is to for your future recall करने के लिए. So आप किस तरह से अच्छा recall कर सकते हैं, you know that, you know better than anyone else. तो उस तरह से आप उसको करें ताकि आप उसको फ्यूचर में आसानी से याद कर सकें. अब इसका काम क्या होता है, why these mind maps? Because mind map note taking में फिर वो जो आपके पास आएगा, the thing, the production will be a mind map. So these serve as a great review tools. Obviously reviewing करने के लिए in the recreation of information, आप उसको recreate कर सकते हैं अपने mind में. You can recreate that whatever you read, and after some time when you forgot or you think that it's not as much fresh as it was, so while reading on it or while having a view of it, you can recreate that information. It helps obviously recall करने के लिए ही किया जाता है. The whole process is for recall, so it helps in recalling and it moves information into the long term memory. Obviously आप कब recall करेंगे, when this information has gone into the long term memory of your brain. So अभी आप इसको पढ़ें, तो फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट पूछती हूँ. मैंने अब 2 मिनट देने हैं. देखिए जो माइंड मैप है, ये कॉर्नल मेथड में आप क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं. ठीक है, सीधी लाइन लगाते हैं, इस तरह से सीधी लाइन लगाते हैं. 1.5 इंच के फासले पर आपके पास 2 हिस्से हो जाते हैं पेपर के. माइंड मैप में आप क्या करते हैं, पेज को टर्न करते हैं. अब ये जैसे आपके सामने जो पेज आ रहा है, ये आपका जो पेज है, इसको कहते हैं इसको लैंडस्केप फॉर्मेट कहते हैं. ठीक है, लैंडस्केप फॉर्मेट में करके सेंटर में मिडल में आपने पे अपना मेन कॉन्सेप्ट लिखना है, दायरा लगाना है. अब वो दायरे में जो होगा ये बता रहा है कि ये मेजर कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट है. उसके बाद जो बाकी उससे रेलिवेंट कॉन्सेप्ट हैं वो बाहर उसके लिखे जाएंगे, और उनको लिखते हुए आपने फ्रेजेस, सेंटेंसेस या लंबे लंबे जुमले नहीं लिखने हैं. नाउन्स, वर्ब्स पे बेस करते हुए एक एक वर्ड पे फोकस करना है. इसके लिए एब्रीविएशंस भी आप लिख सकते हैं. जैसे आप कहते हैं ASAP, as soon as possible कहते हैं ना, इसी तरह से अपनी एब्रीविएशंस बना ली जाती हैं. जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं, स्मार्ट स्टडी करते हैं, वो हमेशा एब्रीविएशंस बना लेते हैं और वो उनके माइंड का पार्ट बन जाती हैं. लॉन्ग लाइफ को उनका पार्ट रहती हैं. वो हर वर्ड का जो उनको लगता है कि भाई ये चीजें हैं, उसको एब्रीविएट करके अपने माइंड में रख लेते हैं. उसका फायदा उनको पूरी लाइफ रहता है, और उस जो माइंड मैप बनता है उसमें भी फायदा होता है. और ये जो कलर करना है, कलर करने से मुराद होता है कि आप लोग जो हैं वो कोई एक तरह के, जैसे एक मेजर कॉन्सेप्ट है, उसके बाद उसके 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, 4 उसकी डिटेल्स बन रही हैं, तो वो चारों को सेपरेट लिख लें और हर एक को एक कलर कर दें. उससे ये होगा कि आप उसको रिकॉल करने में आपको बहुत आसानी होगी. रिमेंबर दैट आप ये सब प्रोसेस रिकॉल करने के लिए कर रहे हैं. जितना भी नोट टेकिंग होती है, ये रिकॉल रिव्यू के लिए होता है, और ये हर बंदा खुद जानता है कि वो किस तरह से ज्यादा अच्छे तरीके से उसको रिकॉल कर सकता है, रिव्यू कर सकता है. इसलिए वो अपने तरीके से इमेजेस, सिंबल्स का यूज करते हुए, या जिस तरह से उसे लगता है कि ये मेरे लिए इजी होगा इस तरह से रिकॉल करना, तो वो कर सकता है. ठीक है, ये रिव्यू का टूल है ये. चलिए अब मैं इसको कंप्लीट कराऊं क्योंकि लास्ट मिनट्स जा रहे हैं. आउटलाइन फॉर्म है, ये नेक्स्ट फॉर्म है. इसमें ऑब्वियसली जैसे आउटलाइन का वर्ड है, आउटलाइंस देते हैं ना, तो इसी तरह से किया जाता है कि मेजर पॉइंट्स लिखे जाते हैं, उसके बाद सपोर्टिंग आइडियाज लिखे जाते हैं. जैसे ये आपके सामने आ रहा है ना, मेन एडवांटेज, और उसके बाद देखें ये नोट टेकिंग इन्फॉर्मेशन. असल में ये क्या है, मेन एडवांटेज मेन पॉइंट है. उसके बाद फिर ये जो नीचे 2 बुलेट्स ही हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे करके बुलेट्स लिखे हुए हैं, तो ये उसके सपोर्टिंग आइडियाज हैं. इसी तरह से आउटलाइन करते हुए भी आपने लिखना है. असल में ये जो है, दिस इज अ टाइप ऑफ आउटलाइन
आउटलाइन फॉर्म जो आपके सामने ये एक स्लाइड्स दी गई है ना, स्लाइड्स में जो आइडियाज दिए गए हैं, दिस इज द आउटलाइन फॉर्म। तो आपने अब ये जो ऑब्वियसली नोट टेकिंग नहीं है, ये तो आपको दिखाया गया, लेकिन नोट टेकिंग भी इसी तरह से ही की जाती। यू कैन राइट डाउन योर नोट्स while in the outline form by illustrating main points and then giving the support. You cannot write down properly in outline form, so when there is no use of outline, आपके पास outline form में नहीं कर सकते हैं, तो उसका substitute होता है, उसका मुतबादिल होता है कि आप paragraph form लिखते हैं। जैसे suppose कि आप लेक्चर लेते हुए या बुक पढ़ते हुए आपको लगता है कि आप अभी outline नहीं लिख सकते हैं, तो you write down in the form of paragraph, लेकिन form paragraph में भी you don't write down complete sentences, you just write down incomplete sentences, sometimes only phrases, sometimes precise definitions or important details, and keep the spaces between them, उनके दरमियान spaces छोड़ देते हैं। spaces इसलिए छोड़ते हैं ताकि बाद में आप उनको जो है organize कर सकें। तो बाद में जब आप उसको organize करते हैं, so in your review, you again put it in the form of outline. These are outline techniques, note taking techniques. कि note taking techniques क्या हैं? एक तो सबसे पहले you use keywords, use terminology, specific terminology use करें, और keywords always use those keywords that trigger your memory, ठीक है, और जिससे आपकी memory जो है वो फौरन trigger हो। और इसके अलावा कीवर्ड्स जो हैं दे कैन बी अ फॉर्म ऑफ चेन भी हो सकती है एक के साथ दूसरी, व्हेन यू रिकॉल अ एंटायर लेक्चर। सेकंड, यूज पिक्चर्स एंड डायग्राम्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। विजुअल रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, और कॉपी जितनी भी डायग्राम्स बोर्ड पे टीचर बनाता है उसको लाजमी लिखें। और then the next one is copy material from board and overhead, ठीक है, जितने भी formulas, diagrams, this is mostly about lectures, ठीक है, ये lectures के लिए है। lecture पे जितना भी कुछ लिखा जाएगा वो आपने लाजमी लिखना है। this is for lecture as well as for book or anything reading, relating to reading, use a 3 ring binder। ये इसमें spaces होती हैं, आप उसको अपने adjust कर सकते हैं, pages को remove कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उनकी जो तरतीब है वो चेंज कर सकते हैं। You can insert something, you can remove something, some pages you can rearrange the pages, so it is an easy to manage your notes, अपने manage आपके easily हो जाएंगे, तो ये आपके लिए टेक्निक है। And one thing is important, keep your thoughts separate। अपनी जो thoughts हैं, आप जब भी ये notes लिखें उसमें अपनी thoughts को label करें, label your thoughts that these are your thoughts and not the thoughts of the writer, so in the future while reviewing you will not be confused। then label करें हर चीज को, ठीक है, नंबरिंग दें, डेट्स दें, तमाम चीजों को। अब लेबल आप नंबर लगा के कर सकते हैं, you can write it down as with date, ठीक है, डेट वाइज भी कर सकते हैं, नंबर वाइज भी कर सकते हैं। abbreviations के लिए जो भी अब whatever abbreviations you are using, be consistent with them। जो भी बना ले हमेशा उस पे consistent रहे, वही हो, ये ना हो कभी एक का मतलब कुछ हो गया, कभी उसका मतलब कुछ हो गया।